8. दोपहर के 1 बजने वाले थे जब अंजू आंटी की मदद वाली बात सुनते ही तान्या ने दरवाजा खोला और ऑलमोस्ट डांटते हुए मनु से पूछने लगी, ओ महिलाओं के मसीहा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा पर्स किस लेडी को बचाने में चोरी हो गया? मनु होशियार जवाब देने के बजाय आंटी और लैंडलॉर्ड के नीचे जाने का वेट करने लगा। जैसे ही वो सीढ़ी से उतरा, मनु ने तान्या को कस के पकड़ा और उसे बाहों में लिए लिए ही रूम के अंदर घुस गया। अरे रुको, क्या कर रहे हो? जुबान से जवाब देने के बजाय मनु ने होठों से काम लिया और तान्या को दनादन किस करने लगा। तान्या 10 सेकंड से ज्यादा खुद को बचा नहीं पाई। आखिर पूरी रात वो मनु के आने का इंतजार ही तो कर रही थी। इंतजार में उसने न जाने कितने पोज, कितने करतब इमेजिन कर लिए थे। मनु के इस वाइल्ड एक्शन ने तान्या को ट्रिगर कर दिया। उसका सारा गुस्सा और इंक्वायरी ऑयल लेने चले गए और वो मनु से भी ज्यादा वाइल्ड और एरोटिक बिहेव करने लगी। मनु और तान्या बाहों में बाहें लिए एक दूसरे को डेस्परेटली किस करते रूम में ही बने छोटे से किचन की बड़ी सी स्लैब तक पहुंच गए। ताकत के मामले में तान्या मनु से आगे ही थी। उसने एक झटके में ही मनु की टकिन हुई शर्ट फाड़कर उतार दी और दूसरे झटके में मनु की बनियान उसकी बॉडी से अलग कर दी। मनु का स्टाइल तान्या से ऑपोजिट था। उसको जोर जबरदस्ती से ज्यादा मजा धीरे धीरे तरीके से प्यार करने में आता था। मनु ने तान्या के नाइट सूट के एक एक करके बटन खोलने शुरू कर दिए। तान्या ने उसे धक्का दिया और 2 सेकंड में अपना नाइट सूट फाड़कर उतार फेंका। वो ब्रा खोलने ही वाली थी कि मनु ने टोक दिया। जाने मन, रुको ना, वेट, मुझे निकालने दो। तान्या के पास इतना सब्र नहीं था। तान्या की बुलेट हीट पकड़ चुकी थी। मनु को हमेशा गर्म खून रहता था। उसने तान्या को बड़े प्यार से किचन स्लैब पर लिटा दिया। तान्या के हाथ कहीं से कहीं पहुंचने लगे कि तभी तान्या को मनु की पैंट में से वाइब्रेशन फील होने लगी। तुम्हारा वाइब्रेट हो रहा है क्या? हो सकता है जाने मन, इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही होगी उसे, इसीलिए कांपने लग गया। मनु ने फोन निकाला। स्क्रीन पर बॉस लिखा था। मन ही मन अपने गंजे बॉस को 100 गालियां देने के बाद फोन उठाकर मनु बोला, हेलो बॉस, मैं थोड़ी देर में करता हूँ आपको। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम ये बताओ कि अभी हो कहाँ? फर्स्ट पार्टी के पास ही हूँ बॉस। इम्पॉसिबल। फर्स्ट पार्टी का तो अभी कॉल आया था कि तुम उसके पास पहुंचे ही नहीं। 1 बज रहा है मन्नू, कहाँ हो सुबह से? वो जो आपको कॉल कर रहा है वो असली पार्टी है ही नहीं बॉस। असली पार्टी तो कोई और ही है, मैं उसके साथ हूँ। क्या मतलब? मतलब बताने के लिए तो मैंने बोला था आपको कि मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। मैं पार्टी को कन्विंस कर रहा हूँ कि वो क्लेम ले ही नहीं, विथड्रॉ कर दे। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? अभी मुझे कॉल पर तो वो। मनु की पैंट घुटनों के नीचे तक उतर चुकी थी। बनियान उसकी फटी हुई थी। अंडरवेयर भी आधा ही प्रोटेक्शन दे रहा था कि वो तान्या के पास से हटा और थोड़ा डिस्टेंस बनाकर बोला, अरे मेरी बात समझो, जिससे आपकी बात हुई वो असल पार्टी नहीं है। रियल पार्टी उसकी वाइफ है। मैं उसी को कन्विंस कर रहा हूँ। तुमने उसकी वाइफ को? I mean, वाकई सच में? और क्या, झूठ में? आप भी ना। लो आप बात करो। मनु तान्या की तरफ घूमा और उसे आंख मारी। फिर कॉल पर सुनाने के लिए जोर से बोला, तान्या मैम, मेरे बॉस ये वही हैं जिनकी मैं तारीफ कर रहा था। मनु ने फोन स्पीकर पर कर दिया। यस मिस्टर बॉस, आपके रिप्रेजेंटेटिव का वे ऑफ टॉकिंग बहुत इम्प्रेसिव है। इससे पहले कि बॉस कोई जवाब देता, मनु ने कॉल स्पीकर से हटाया और तुरंत कान में लगा लिया। बॉस, आप काम की टेंशन तो लिया ही मत करो। मैं काम नहीं भी करता हूँ तो भी काम पर ही होता हूँ। हैं? I mean, जब काम पर नहीं भी होता हूँ तब भी काम ही कर रहा होता हूँ। दिस कंपनी इज माई फैमिली। यू आर माई एल्डर सर। ओह ग्रेट ग्रेट। मुझे तुम पर कभी डाउट हो सकता है क्या? नो नेवर। अच्छा तुम मीटिंग पूरी कर लो, मुझे शाम को अपडेट कर देना। मनु ने फोन काट दिया
उसे मीटिंग नहीं, मीटिंग पूरी करनी थी। वो जैसे ही तान्या के पास आया, तान्या ने उसे रोक दिया। यार मूड ऑफ हो गया, रोमांस के टाइम पे कॉल वॉल मत लिया करो। मनु ने तुरंत फोन साइलेंट किया। आज लास्ट था जाने मन, अब कभी नहीं। आओ ना। नहीं ना, मूड चला गया। ओके, अभी वापस बुलाते हैं उसे। अब मुझे 50 सेकंड्स दो, हिलना नहीं। अगर इतनी देर में मूड चेंज नहीं हुआ तो मैं यही बिना बटन की शर्ट और फटी हुई गंजी पहनकर वापस चला जाऊंगा। ये फटी हुई गंजी दिखाते हुए जाओगे? उसकी नौबत ही नहीं आएगी। मनु ने तान्या को किचन स्लैब से उठाया। देखते हैं मिस्टर मनु, तुम कितने बड़े 30 मार खाओ। जाओ, तुम्हें 10 सेकंड एक्स्ट्रा दिए। 1 मिनट में अपना कमाल नहीं दिखा पाए तो। मनु ने तान्या को बेड पर लिटाया, उसके पैजामे में हाथ डालकर थाइस पर उंगलियों का जादू चलाने लगा। इससे पहले कि वो थाइस टच करने से रोकती, मनु ने तान्या की ऑरेंज स्लाइसेस पर टंग वर्क स्टार्ट कर दिया। तान्या तड़प उठी। अभी 20 सेकंड ही हुए थे। मनु ने हाथ थाइस से निकालकर ब्रा में डिपॉजिट कर दिए। तान्या की एथलेटिक बॉडी की टाइटनेस ही तो मनु को सबसे ज्यादा पसंद थी। 30वें सेकंड पर आते आते तान्या मदहोश होने लगी। उसकी सांसें तेज और पेशेंस खत्म हो गया। यस, तुम्हारा टच मनु, तुम ऑसम। मनु का मजबूत हाथ तान्या के मुंह की रेंज में जैसे ही आया, तान्या ने काट लिया। क्या करती हो? तान्या ने अपनी बॉडी से लास्ट 2 कपड़े भी हटा दिए। अब सिर्फ उसके हाथ में घड़ी थी। वो घड़ी जो बस 60 सेकंड पूरे ही करने वाली थी कि तान्या ने मनु को जबरदस्ती बेड पर अपने नीचे लिटाया और खुद उसके ऊपर आ गई। ये दोनों अपनी कुश्ती में इतने बिजी थे कि इन्हें पता ही नहीं चला कि मनु के मोबाइल की स्क्रीन बार बार जल बुझ रही थी। एक अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। मनु जिस टाइम भोपाल से ग्वालियर की ट्रेन देखते ही खुशी से फूला नहीं समा रहा था, उसी टाइम एक आदमी चुपचाप से मनु की पॉकेट मार रहा था। मनु का पर्स पैंट से कुछ बाहर निकल आया था। बाकी बची मेहनत उस बेचारे पॉकेट मार को करनी पड़ी थी। पर 20 सेकंड से भी कम टाइम में मनु का पर्स उस अननोन पॉकेट मार के हाथ में था। पॉकेट मार को पूरा पर्स टटोलने के बाद सिर्फ 180 रुपए मिले थे। उसी टाइम हरिद्वार से मुंबई जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लगी थी। पैसे निकाल लेने के बाद पर्स पॉकेट मार के लिए फालतू वजन था। उसने उसी मुंबई वाली ट्रेन के AC 2 टेयर के एक कोच में पर्स फेंक दिया और इधर उधर खिसक गया। ये पर्स एक 12 साल के बच्चे की नजर में आ गया। जैसे ही ट्रेन चली, पर्स भी भोपाल से आगे के सफर के लिए चल पड़ा। उस बच्चे ने ये पर्स ट्रेन के अंदर बैठे अपने मम्मी पापा को दिखाया। मम्मी पापा ने अनजाने आइटम मत उठाया कह के पर्स फेंक दिया। पर उस बच्चे की बोर होती टीनेजर बहन आसिफा के लिए पर्स के अंदर क्या क्या है, ये जानने की क्यूरियोसिटी पैदा हो गई। आसिफा ने वॉशरूम जाकर पर्स को टटोला तो उसे मनमोहन की पूरी कुंडली मिल गई। उसने पहली बार आधार कार्ड में किसी की इतनी खूबसूरत फोटो देखी थी। बेचारे का क्रेडिट कार्ड, आई कार्ड सब तो इसमें है। कितना परेशान हो रहा होगा वो। पर इसमें एड्रेस तो दिल्ली का है और हम तो बम्बई जा रहे हैं। अरे हाँ, विजिटिंग कार्ड भी तो है, कॉल कर लेते हैं। बेचारी आसिफा क्या जानती थी कि मन्नू कितना परेशान था। मन्नू की परेशानी तो आहों करहाओं में निकल रही थी। आसिफा ने 3 बार कॉल मिलाए, पर जब फोन ना उठाया तो पर्स अपने बुरके में छुपाकर वापस आई और सबके साथ बैठ गई। मनु और तान्या हाफते हाफते पीक पर जैसे ही पहुंचे, वैसे ही निढाल होकर गिर पड़े। पूरी रात ट्रैवल करके आए हो, फिर भी इतनी एनर्जी? क्या खाते हो? खाने का नाम सुनते ही मनु को बहुत तेज भूख लगने लगी। क्या खाते हो नहीं, पूछो क्या खाओगे। मुझे भूख लग रही है बहुत जोर से, कुछ खिलाओ ना। तान्या ने फ्रिज की तरफ इशारा किया
और खुद को एक चादर से ढक लिया। फ्रिज में कुछ पड़ा होगा, रात तुम्हारे लिए खीर बनाई थी, तुम आए नहीं तो गुस्से में मैं खा गई। देख लो क्या है फ्रिज में, खा लो, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूं। तान्या ने तुरंत सर तक चादर ओढ़ी और करवट बदलकर सो गई। मनु नजर भर के उसे देखने लगा। कमीनी साली, अपना काम हुआ और सो गई। कुछ बोले क्या? यू आर ऑसम ये बोला। लव यू जाने मन। लव यू टू। अब प्लीज थोड़ी देर चुप हो जाओ और मुझे रेस्ट करने दो। मनु उठा और रेडी होने लगा। दोपहर 3 बजे मनु एक 3 स्टार रेस्टोरेंट में बैठकर मस्त लंच कर रहा था। उसके सामने एक 100 किलो का आदमी परेशान सी सूरत बनाए बैठा मनु को तसल्ली से खाते देख रहा था। यह आदमी सेठ धनीराम था। इसी के केस इंस्पेक्शन के लिए मनु दिल्ली से ग्वालियर आया था। इसकी कपड़ों की दुकान में आग लग गई थी। दुकान मनु की कंपनी से ही इंश्योर्ड थी। अगर मनु सिर्फ सेठ धनीराम से मिलने आया होता तो 1 घंटे में फ्री हो सकता था, पर अपने ठरकीपने के चक्कर में मनु पहले ही बॉस को यह कमिट कर चुका था कि इस केस में क्लेम देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो धनीराम की बीवी को पटा चुका था। मनमोहन जी, इंश्योरेंस का फायदा का जब दुर्घटना पे काम ना आए। देखिए, बात बिल्कुल सही है आपकी। आपका क्लेम तो 1 करोड़ का है ना, वो तुरंत क्लियर हो भी जाता, पर एक गड़बड़ कर दिया आपने। अब मुझसे कौन सी गड़बड़ हो गई महाराज? देखिए, नियम है कि किसी भी कमर्शियल प्लेस पर फायर एक्सटिंग्विशर, सैंड बकेट जरूर होना चाहिए। अब इतनी अंग्रेजी तो मोई ना आती मनमोहन जी, पर वो लाल लाल सिलेंडर तो धरे थे मेरी दुकान में। 4 मोड़ों ने ये लाल वाला सिलेंडर छिड़का, दुकान फिर भी ना बची। बताओ। मनु फिर कोई बहाना सोचने लगा। अचानक उसे सूझा, मैंने पुलिस की रिपोर्ट पढ़ी थी। आपकी शॉप में एक और दिक्कत थी धनीराम जी। जिस बिल्डिंग में आग लगी वहां हर शॉप इमरजेंसी फायर एस्केप सीढ़ियों से कनेक्टेड थी। सिर्फ आपकी शॉप में। कैसे चूतियों को भेजते हो तुम्हारी कंपनी ने? हमारी दुकान धरातल पे है, ग्राउंड फ्लोर। अब इसमें कौन सी सीढ़ी लगवा दें तुम्हारे लिए? मनु का ये पैतरा भी उल्टा पड़ रहा था। वो जल्दी जल्दी कोई दूसरी तरकीब सोचने लगा। तभी धनीराम ने धमकी दी, तुम ग्वालियर में हो महाराज और हम हैं बुंदेलखंड के। अब तुम यहाँ से वापस तभी लौटोगे जब हमारा इंश्योरेंस क्लेम पास करोगे। मनु का खाते खाते हाथ रुक गया। इस बार की ठड़क उसे बहुत भारी पड़ रही थी।